नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं ओम जायसवाल। लगातार आपके लिए जीके जीएस की क्लास को कवर कर रहा हूं आपके अपकमिंग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, और आप लोग क्लासेस बहुत पसंद आती है। इसी कड़ी में हम लोग 34वें क्लास तक पहुंच चुके हैं। मतलब इसके पहले तकरीबन 33 क्लासेस मैंने ले लिए हैं। तो अगर आपने इसके पहले क्लासेस नहीं लिए हैं तो आप उनको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन कराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक रिवीजन नहीं होगा आपको प्रश्न याद नहीं होंगे। इस क्लास से आप समझ जाएंगे। अगर आप इस क्लास को नए होंगे, पूरा लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कितना ज़्यादा रिवीजन होता है इस क्लास में और क्या क्या आपको याद होता है। तो 33वां क्लास आप पूरा ले लीजिए। डेली ये दोस्तों आपको 8:30 बजे रात में मिलती है, और ये परीक्षा तक मिलेगी आपको क्लास, और आपके सीबीटी 2 तक आपको क्लासेस दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं, लेकिन इसे ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। और मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल कराता हूँ मेरे ऐप पे, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल जिसका नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा वहां से, या फिर हमारे प्रोफाइल पे भी देखिए डायरेक्ट लिंक है, आप इस पर भी क्लिक करके प्ले स्टोर से स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों 7307 648 748 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर रेलवे एग्जाम लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिएगा। 2019 का दोस्तों पूरा पेपर आपको ऐप के ही प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में डाल दिया गया है, जिससे कि आप पूरा अच्छे से मैथ के, रीजनिंग के, जीके के सारे लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रश्नों को ध्यान से दिखेगा, और एक गुजारिश है, जो आप लोग सब लोग नहीं करते हो, एक लाइक तो कर दिया करो यार, कम से कम एक लाइक। ये बहुत मेहनत करता हूं तुम लोग के लिए। तो चलो देखते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, भूमि सुधार दोस्तों किस अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों आता है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारी 12 अनुसूचियों में से अक्सर 4 बहुत बार पूछी जाती है। ये चारों हैं, चारों बताऊंगा आपको। फिलहाल अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ये है आपका अनुसूची 9, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका भूमि सुधार आता है। अब ये दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो संविधान संशोधन है वो सबसे पहला दोस्तों किस में है, किस अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुसूची 9। कब है दोस्तों ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1951, नंबर 1 ये आप देखिएगा। फिर हमारा अनुसूची 10 दोस्तों किससे संबंधित है, तो अनुसूची 10 दोस्तों आपका संबंधित है दल बदल से। किससे संबंधित है, दल बदल से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा ये किस सन में था, तो दोस्तों ये था आपका सन 1985 में। ठीक है, 1985 में। अगर हम बात करें अनुसूची 11 दोस्तों किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका संबंध है पंचायत से। किस संबंधित है, देखिए पंचायत से। और दोस्तों ये कब था, तो दोस्तों ये था 1992 में। ठीक है, और दोस्तों अनुसूचित आपका जो 10 है दोस्तों, ये किसी 12 जो है, 9 10 11 12 दोस्तों के हैं, तो दोस्तों इस ये संबंधित है नगर निकाय से। ठीक है, ये किस संबंधित है, नगर निकाय से। और दोस्तों इसका जो वर्ष है दोस्तों ये कब है, तो दोस्तों ये है आपका 1992 हो जाएगा, ये भी दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे संविधान संशोधन, जैसे मैंने बताया कि अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार आपका, ये 1951 में जो कि पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनुसूची जो 10 है ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो दोस्तों ये आपका 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका अनुसूची 11 देखिए आपका 73वां संविधान संशोधन, और दोस्तों जो अनुसूची 12 है आपका, ये आपका 74वां संविधान संशोधन। तो आपको 4 चीजें याद रखनी है कभी भी अगर अनुसूची से प्रश्न आता है कि वो संशोधन किस संशोधन के तहत उस अनुसूची को जोड़ा गया। तो सबसे पहला जो था दोस्तों अनुसूची 9 जोड़ा गया 1951 में, जिसका संबंध किससे है, भूमि सुधार से। ठीक है, सबसे पहला। अनुसूची 10 का संबंध दोस्तों किससे है, दल बदल से। और दोस्तों ये कब हुआ था अमेंडमेंट, तो दोस्तों ये 52वां अमेंडमेंट था सन 1985 में। तीसरा देखिए अनुसूची आपका 11 है जो पंचायत से संबंधित है, ये दोस्तों कब जोड़ा गया था, तो 1992 में। और संशोधन कौन सा था, तो 73वां संविधान संशोधन था। और दोस्तों अनुसूची 12 जो है दोस्तों वो नगर निकाय से, जो कि 1992 सन 1992 में ही दोनों थे ना, देखिए यहाँ पे पंचायती राज और हो, लेकिन हमारा जो संशोधन है वो आपका 73-74 है। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में और पूछता है, वो है विषय से संबंधित, कि हमारा अनुसूची जो आपका कह लीजिए 11 है, इसमें कितने विषय हैं, और 12 दोस्तों हैं उसमें कितने विषय हैं ना। तो देखिए आप हमेशा याद रखेंगे अनुसूची 11 है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अनुसूची 11 इसमें 29 टोटल विषय हैं। कितने विषय हैं, 29। ठीक है, और जो आपका 74 दोस्तों में, इसमें आपका टोटल 18 विषय हो जाएंगे। अच्छा मैं कलर चलिए आगे से चेंज कर दिया करूंगा। तब ये सारे पॉइंट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, नहीं तो नोट्स स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा। पीडीएफ तो मैं आपको इसका देता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे अनुसूचियों से प्रश्न आते हैं, मैं धीरे धीरे आपको सारा रिवीजन के माध्यम से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र का एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत को दोस्तों भारत से अलग होता है। अब देखिए तो बहुत इजी प्रश्न है, हालांकि मालदीव, श्रीलंका, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं श्रीलंका की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है,
अब मैं आपको जलडमरू मध्य के बारे में बताऊंगा, एकदम बढ़िया से विधिवत, कभी भूलेंगे ही नहीं। भारत के तमिलनाडु राज्य के, ठीक है, और श्रीलंका के उत्तरी भाग में एक जो कि पाक जलडमरू मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर, पाक की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी, मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो हमेशा दोस्तों एक प्रश्न हमारे मतलब दिमाग में भी आता है कि ये जलडमरू मध्य एक्चुअली में होता क्या है, हमेशा प्रश्न आता है। तो किसी दो बड़े भूखंड को अलग करने वाला महासागर, सागर कह लीजिए, ठीक है, जलीय भाग, उसे हम लोग जल डमरू कहते हैं। जैसे हम इसमें देखें तो डमरू का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है डमरू। अगर आप देखेंगे तो हमारा डमरू कहीं ना कहीं इसी तरीके का होता है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा रूस को, ठीक है, और अलास्का को, अलास्का मतलब ये आपका एरिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, और ये आपका रसिया का है, ठीक है, इसको अलग करने वाला जो डमरू मध्य है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसका नाम है, देखिए आपका बेरिंग स्ट्रेक बोलते हैं ना, या फिर हम कह सकते हैं इसको बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस के बीच में आपका स्थित है। ठीक है, समझ गए आप कि क्या होता है ये। इसी तरह और भी है, जैसे आपसे प्रश्न में आता है, पूछा जाता है कि यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, या देखिए यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जिब्राल्टर, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? जिब्राल्टर, जो कि जलसंधि जल डमरू मध्य कह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ब्रिटेन को, इंग्लैंड को और फ्रांस को अलग करने वाला दोस्तों जल डमरू मध्य, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डोवर जल डमरू मध्य। देखिए ये है, ये देखिए डमरू बना है ना, ये देखिए, ये है आपका डमरू, बना दीजिए मतलब डमरू। इसी तरह इसको भी देखिए हम लोग डमरू बना सकते हैं, अगर हम लोग बनाए डमरू। देखिए ये हो गया। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट है, और डोवर है आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अब दोस्तों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आता है, ये है देखिए आपका मलेशिया, मलय द्वीप है, और इसके सुमात्रा, इसको अलग करने वाला दोस्तों मलक्का की संधि इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मलक्का। इसी तरह दोस्तों हमारा ये इंडिया हो जाएगा, और ये श्रीलंका हो जाएगा, और दोस्तों ये है आपका पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक, और यही आपको याद रखना है। मुश्किल से 7-8 आपके परीक्षा में आते हैं, इसमें मैंने आपको 5-6 बता दिया, आगे भी हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं, और हम लोग जितने नए राज्यपाल बदले हैं उनको भी देखेंगे। तो हमारे चंडीगढ़ के प्रशासक जो है दोस्तों वो कौन है ना? चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है दोस्तों गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है ना, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। और कह लीजिए भारत का सबसे पहला वेल ऑर्गेनाइज शहर ली कार्बुजियर के द्वारा बनाया गया, वो कौन सा है दोस्तों? वो भी आपका देखिए चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अभी रिसेंटली में बहुत सारे राज्यपाल बदले हैं, मुझे ऐसा लगा कि इसका रिवीजन करा देना चाहिए आपको, तो आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है, ये कहाँ के बने हैं? राजस्थान के बने हैं। और आप जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? मैं आपको याद करा चुका हूं, ये हैं भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा। जिष्णु देव वर्मा, देखिए जिष्णु देव वर्मा कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। और तेलंगाना के दोस्तों सीएम कौन है? तो दोस्तों ये हैं आपके रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी हो गए, ठीक है। संतोष गंगवार, ये कहाँ के हैं? ये है झारखंड के। झारखंड के सीएम कौन है? तो ये है दोस्तों आपके हेमंत सोरेन हो जाएंगे, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र के दोस्तों सीएम कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक है। इस तरह लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम मणिपुर का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो असम के हेमंता बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब के भगवंत मान, मैंने बता दिया, पंजाब और चंडीगढ़ इसके प्रशासक हो जाएंगे। रामेन डेका छत्तीसगढ़ के हैं, जिष्णु देव राय छत्तीसगढ़ के सीएम है। सीएच विजय शंकर मेघालय के हैं, कारनाट संगमा। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। और देखिए के कैलाश नाथ जो कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल है। ये नए राज्यपालों की सूची है, इसका पीडीएफ मैं आपको ऐप पे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, याद कीजिए, कोशिश कीजिए याद कीजिए ना। क्यों स्क्रीनशॉट लेना? दिमाग में घुसाना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, क्लास लेते रहिए बस, ठीक है। चंद्रयान 3 के दोस्तों लैंडर का नाम क्या था? और मैंने आपसे बताया था कि चंद्रयान से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में बने हुए हैं, तो मैं आपको सारा बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रयान जो है इस क्वेश्चन में हो जाएगा, देखिए विक्रम इज द राइट आंसर, ठीक है। चंद्रयान को एक मिसाइल ले गई थी, जिसे बाहुबली मिसाइल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए कौन सी दोस्तों बाहुबली मिसाइल है
जो दोस्तों लेके गई थी इसे, तो उसका नाम था जीएसएलवी मार्क 3। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 3 दोस्तों इसको लेके गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये तो हो गया आपका लैंडर, ठीक है, ये तो हो गया देखिए आपका लैंडर हो जाएगा। अब ये प्रज्ञान दोस्तों क्या है, तो प्रज्ञान जो था वो था रोवर। अब आप बोलेंगे सर लैंडर क्या है और रोवर क्या है। लैंडर जो है दोस्तों जो सॉफ्ट लैंड करता है, और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का छोटा सा एक बेबी था, मतलब जो उसके अंदर रोबोट था जो उसकी सतह पे उतरा। जब लैंडर जो कि सॉफ्ट लैंडिंग किया, क्रैश नहीं हुआ, आसानी से उतर गया, फिर दरवाजा खुला, उसमें से जो प्रज्ञान रोवर है निकला, पहिए उसमें लगे थे ना, उसमें इसरो और भारत लिखा हुआ था, पूरा पहिए की छाप पड़ती जा रही थी, उसमें कैमरे लगे थे, सोलर सिस्टम लगा था, सारी चीजें थी वही चीज। अब दोस्तों एक और इसमें ऑप्शन दिख रहा है, वो है शिव शक्ति। ये शिव शक्ति क्या है, तो दोस्तों जहां पर वो लैंडर लैंड किया, ठीक है, तो जहां पर दोस्तों वो लैंडर है लैंड किया है, उस स्थान का नाम रखा गया है शिव शक्ति स्थान। ठीक है, शिव शक्ति स्थान। तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है कि परीक्षा में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत चंद्रमा पर लैंड कराने वाला कौन सा देश बन गया है, तो सबसे पहले पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पर दोस्तों हो जाएगा आपका चाइना, तीसरे नंबर पर दोस्तों हो जाएगा आपका रशिया, ठीक है, रशिया, और चौथे नंबर पे हो जाएगा दोस्तों आपका भारत, मतलब हमारा इंडिया। लेकिन पहले स्थान पे भी भारत है, क्योंकि साउथ पोल पे जाने वाला हमारा ये पहला देश भी है। ठीक है, अभी जापान ने भी करा दिया, तो पांचवां स्थान इसके नीचे जोड़ लीजिएगा, पांचवां जापान ने भी रिसेंटली कराया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। और क्या प्रश्न बन सकता है, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, मैं देखता हूं और क्या डिटेल से निकल सकता है चंद्रयान 3 से। फिलहाल ये एकदम कोर प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। हाँ, ये भी लिख सकते हैं कितने दिन का समय लगा, तो इसमें देखिए 41 दिन का समय लगा था। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, ये भी प्रश्न बन सकता है, SDSA। चलिए, किसानों की त्वचा को कीटनाशक के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। जी हाँ, करंट अफेयर्स प्रश्न है, वो कौन सा चिकित्सा संस्थान या फिर अनुसंधान केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कीटनाशक से किसानों को भी नुकसान पहुंचा है इनको। देखिए ये है स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्नियोजित चिकित्सा संस्थान, इसके द्वारा दोस्तों ये बनाया गया है, जो कि सुनियोजित, बेंगलुरु की है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा पॉलीमर से पॉली ऑक्सीम नामक एक जो कि जेल को विकसित किया गया है, जो किसानों को कीटनाशक को मौजूद जहरीले रसायन समेत व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले खतरनाक ऑर्गेनिक फास्फोरस यौगिक को निष्क्रिय कर देता है और किसानों की त्वचा सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, देखिए जीके का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, लगभग 40% आ रहा है CBT 1 में, और CBT 2 में तो मान लीजिए फिर भी उसमें भी 40-42% के आसपास आ रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो CBT 1 है उसमें आपका 40 नंबर आ रहा है। ठीक है, क्वालिफाइंग। इसके बाद CBT 2 में दोस्तों आपका 50 नंबर का आ रहा है। तो मैं, हालांकि जीके ही मेरा कोर सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करता हूं कि जितना अच्छा डिलीवर हो सके वो कराऊं, तो आपके लिए मैं वन एंड ओनली कोर्स मेरे द्वारा लेके आया हूं, और मैथ का भी कोर्स आ गया है, ऐप पे आप जाके देख सकते हैं। जीके को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो इस कोर्स से जुड़ जाइए, जिसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक वो चीज डिलीवर करूं जो आपके जीके वाले 40 नंबर वाले सेक्शन और 50 नंबर वाले सेक्शन को कवर करे। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा अपना लेवल बेस्ट देने का। अगर आप इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो मेरे पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाके आप इसे ले लीजिएगा, जिसमें जीके के सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक हैं सारे मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेस, स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स की मैं क्लासेस आपको दूंगा सारे, और टॉपिक वाइज भी दूंगा करंट अफेयर्स। तो 2025 में जब तक भी एग्जाम नहीं होगा तब तक जो जो अपडेट होगा, कहीं राज्यपाल बदला, कोई नौसेना अध्यक्ष बदला, कुछ भी चेंज होगा, मैं बदलते चलूंगा और क्लास में अपडेट भी करते चलूंगा। और सभी क्लासेस के पीडीएफ साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नोट्स में दे रहा हूं 3 सेक्शन में, जीके में, रीजनिंग, जीके में, साइंस में, और आपका करंट अफेयर्स में, आप देख सकते हो उसमें बना हुआ है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इस पे जो कि टेस्ट सीरीज, तो इसके साथ आपको 50+ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको जल्द से जल्द आपको सारी चीजें डिलीवर करने के लिए। हालांकि मैं इसे बोला हूं नवंबर तक आपको एक खत्म करके दे दूंगा, बस आपको रिवीजन करना रहेगा, टेस्ट लगाना रहेगा, तो ले लीजिएगा जरूर से। अब टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है आपका, देखिए रेलवे NTPC का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है आ गया है। अगर आप चाहते हैं बस रीजनिंग का लेना तो आप ले लीजिए, जीके चाहते हैं बस जीके ले लीजिए, मैथ का, सब में आपको 50+ सेट मिलेंगे, 50-50 सेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लगभग 17 या 14 जो कि टेस्ट सीरीज आ गई है, लगातार अपडेट हो रहा है, अपलोड किया जा रहा है, क्वेश्चन एकदम
परीक्षा संभावित। तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा, तो आप लोग ले लीजिए और प्रैक्टिस को चालू रखिए, क्योंकि बहुत भयंकर लड़ाई है, बहुत सारे लोग टूट पड़े हैं। अभी से मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। दादर और नागर हवेली, दमन और दीप के दोस्तों प्रशासक का नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा तो दमन हो जाएगी। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके 2019 के परीक्षा में आया था। तो ये आपको मैं बताने के लिए लिया हूं कि देखिए कैसे प्रश्न बन रहे हैं। जैसे नीरज चोपड़ा, तो आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब नीरज चोपड़ा ने क्या फेंका भाई? भाला फेंका। तो मोदी जी ने बोला भैया हम लोग एक दिवस निकालेंगे और उसका नाम रहेगा भाला फेंक दिवस, ठीक है, भाला फेंक दिवस। तो दोस्तों वो कब है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अगस्त के महीने में, 7 अगस्त को। अच्छा, इन्होंने तो भाई गोल्ड लाया था यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने एक और कारनामा किया है इस वर्ष, जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, तो इस वर्ष जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में, इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कुल 6 मेडल मिले हैं, जिसमें 1 सिल्वर मेडल और 5 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल भारत को इस वर्ष मिला है। तो इसलिए और इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो एशियाई जो खेल था, 18वें संस्करण का आयोजन जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। उद्घाटन दौरान भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा थे। प्रतियोगिता में कुल 70 पदकों में से 8वें स्थान पे था भारत। और 2022 में एशियाई खेल के 19वें संस्करण में जो इसका आयोजन किया गया, ये देखिए झांगझोई चाइना में आयोजित किया गया था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, कौन से में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका देखिए 1935। 1934 अधिनियम के तहत 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। तो आप लोग ये जान रहे हैं कि ये है आपका 1955 में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ध्यान से देखिएगा इससे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था। 27 जनवरी सन 1921 को प्रेसिडेंसी बैंक को, मतलब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर दिया गया, उनको मिला दिया गया और इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया। उसके बाद कौन सी समिति है दोस्तों, कौन सी कमेटी है? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश की गई और 1 जुलाई सन 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, उनको मिलाया गया और उसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गठन किया गया 1921 में, और 1955 में इसे कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जी हाँ, 2000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी इज राइट, सन 2000 में किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को कौन से राज्य के रूप में? 26वें के राज्य के रूप में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 27वें राज्य के रूप में। और देखिए झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 जो कि भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया। चलिए, बहुत मान लीजिए आप बता देंगे, कुछ बंगाल बता देंगे, कुछ जो बिहार बता देंगे। आपको बताना है कि उत्तराखंड जो है ये किस राज्य से अलग हुआ था। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। छत्तीसगढ़ के दोस्तों कौन है? विष्णुदेव साय। और झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन, तत्कालिक मुख्यमंत्री। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का, अच्छा इसमें से कौन सा, गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा सारा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सेशन को लाइक कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो। अब जितने भी अपने दोस्त यार मित्र हैं, थोड़ा उनको भी भेज दिया करो, अपना भी थोड़ा मनोबल बने कि लगातार मेहनत कर रहा हूँ, कुछ लोग आए, देखें, जुड़े, सबको मिले साथ। तो देखो, स्पीकर है, स्क्रीन बोले तो मॉनिटर की बात की जा रही है। जैसे ये डिस्प्ले है, ये कंप्यूटर का डिस्प्ले है, आप लोग फोन में देख रहे हो, वो क्या है? वो आउटपुट, वो आउट कर रहा है, इन नहीं कर रहा है। तो बस आप यही सोचो, स्पीकर क्या कर रहा है? हमको कान से कंप्यूटर से निकाल के कान में बजा रहा है, हमको सुना रहा है, मतलब वो आउट कर रहा है। प्रिंटर क्या कर रहा है? कुछ भी प्रिंट करके बाहर निकाल रहा है। लेकिन माइक, ये मैं बोल रहा हूँ, ये माइक क्या कर रहा है? ये इधर से आवाज ला रहा है, फिर स्पीकर के माध्यम से आपको सुना रहा है। तो हमको समझ में आ गया कि इसका देखिए माइक जो है वो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और बाकी तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस है। अगर समझिए आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, ठीक है। देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर,
आपका ब्रेल रीडर और आपका प्लॉटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, कीबोर्ड है, कुछ भी लिखेंगे अंदर ही जाएगा, स्कैनर है, कंप्यूटर के अंदर ले जाता है ना, इस तरह देखिए ट्रैक बॉल है, MICR है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ATM में लगा होता है जो ऐसे स्वाइप करते हैं हम लोग, OMR है देखिए आपका, ग्राफिक टैबलेट है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, बारकोड रीडर है, माउस है, OCR है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, ये सब के सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर से एक दो प्रश्न आपको परीक्षा में रहेंगे, आप सेशन लेते रहिए, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं रिवीजन कराता रहूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम अभी बता दिया है हालांकि, लेकिन एलिमिनेट करते हैं, मजा आता है एलिमिनेट करने में। हेमंत सोरेन कहाँ के भैया, तो ये हो जाएंगे झारखंड के। ठीक है, भजन लाल शर्मा कहाँ के हैं भैया, ये हैं राजस्थान के। एक नाथ शिंदे कहाँ कर हैं, तो CP राधाकृष्णन, तो एक नाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के, कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के। तो तीन तो मैंने बता ही दिया, तो आप लोग बता देंगे भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुदेव साई या फिर साय। ठीक है, 1929 साइमन कमीशन भारत आ गया था 1929 में, 28 में बना था। महामंदी इनमें से किस क्षेत्र से शुरू हुई थी, महामंदी, मंडी लिखा है गलत, महामंदी होगा, तो D इज द राइट आंसर। देखिए उत्तरी अमेरिका का सही आंसर हो जाएगा। इतिहास में महामंदी या फिर भीषण मंदी 1929 से 39 के नाम से जानी जाती है। यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है। इसकी शुरुआत उत्तरी अमेरिका से हुई। 19 अक्टूबर सन 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार में गिरावट हुई तथा 1930-33 के बीच में यह दुनिया के सभी प्रमुख देशों में फैल गई। इस महामंदी में 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हुए और 5,000 से भी अधिक बैंक बंद हो गए। देख रहे हैं कितनी खतरनाक महामंदी थी। तो 1929 याद रखिएगा ना। 30 में दांडी यात्रा किया था महात्मा गांधी ने, 31 में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, 24 में बेलगांव अधिवेशन था, 22 में चौरी चौरा कांड था, उन्होंने अपना वापस लिया था। ठीक है, 20 वाला। चलिए आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट बुक ई बुक हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ले लीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं लिए हैं अगर। तो देखिए 500 क्वेश्चन है आपके मैथ के, पूरा परीक्षा से पहले पहले इसे लगा डालिए, सब लोगों को लेना है ये। ठीक है, लेके क्वेश्चन लगा डालो, 70 को टॉपिक वाइज आपको 70 यहाँ पे जीके के टॉपिक वाइज ई बुक है, पूरा जीके पढ़ते रहो लेके टॉपिक वाइज। स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न है सारे, देखिए ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिकमेंडेड ई बुक है। और यहाँ पे आपको फिजिक्स के, अरे सॉरी साइंस का तो मैंने एक साथ 1000 का दिया हुआ है, साथ में ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और पॉलिटी का भी दे दिया, और हिस्ट्री का ई बुक आपको फ्री है, आप इसे फ्री में पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, तो आप देख लीजिएगा इसे। बाकी इसके ऊपर टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज वाले में जाकर टेस्ट सीरीज, पेड कोर्स वाले में पेड कोर्स, क्लास PDF में क्लास PDF, इस तरह आपको सारे प्रीवियस ईयर सेक्शन में प्रीवियस ईयर, ऐप में सब कुछ यूजफुल है, आप जरूर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सहायक गठबंधन 1978 में डैश द्वारा तैयार एक हस्तक्षेप नीति थी ना। 1978 दोस्तों किसके लिए और फेमस है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में डाल दिया गया था। हालांकि यहाँ पे देखिए सहायक गठबंधन 1978 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई गैर हस्तक्षेप नीति थी। ठीक है, और राज्य के विस्तार में सहायक संधि क्या हुआ भाई, ये 1978 लिखा है क्या, वही तो मैं बोलूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया है ये, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 1978 लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो 1778 होगा। ठीक है, गड़बड़ है, 1978 वही बोलूँ, संविधान हो गया, वेलेस्ली अभी तक बचा हुआ है, कहाँ गया नहीं अभी तक। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली सन 1798 से 1805 में भारत के अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, जिसने सन 1758 में सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर तथा तंजौर क्रमशः पहले और दूसरे राज्य थे जिसने 1799 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अवध के नवाब नवंबर 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, 1802-1803 में सिंधिया व भोसले ने तथा ग्वालियर के सिंधियों ने फरवरी 1804 में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1700 होगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में हम लोग जानते हैं ना, ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। वातापी नदी निकलती है यहाँ से ना, नीलगिरी की पहाड़ी नीले पर्वतों के रूप में जाना जाता है। पर इसका डोडा बेट्टा देखिए प्रश्न आता है, डोडा बेट्टा बताऊंगा अभी। देखिए ये है सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की, डोडा बेट्टा। तो पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सहयाद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी,
और केरल में अन्नामलाई जो कि इलायची कार्डमम पहाड़ी ग्रुप में हम लोग जानते हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है? डोडा बेट्टा। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व होता है, कोशिका क्रिया, केशिकत्व हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका, देखिए बी करेक्ट हो जाएगा ना। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को हम लोग बोलते हैं केशिकत्व। केश नली एक बहुत ही कम एवं एक सामान्य त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केश नली में द्रव की सीमा तक ऊपर चढ़ेगा और यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है, मतलब किस सीमा तक जाएगा। केशिकत्व के उदाहरण है जो कि प्लांटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह ही कार्य करते हैं। लालटेन में लैम्प की बत्ती से जो केशिकत्व की क्रिया कर रही तेल ऊपर चढ़ता है। ये प्रश्न साइंस से है, साइंस से भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखने मिलेंगे। रक्त दोस्तों डैश ऊतक का एक प्रकार है। संयोजी, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, संयोजी ऊतक, यहाँ पे सी से हो जाएगा। रक्त या खून जो कि पीएच मान कितना होता है? 7.4 इसका होता है रक्त का, याद रखिएगा। आंसुओं का वही होता है हमारा। रक्त वाहिनियां लगातार बहती रहती हैं जो कि तरल है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है ना, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला रक्त प्रायः गाढ़ा, थोड़ा सा चिपचिपा और लाल रंग का होता है। यह जीवित ऊतक होता है जो कि प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा एक निर्जीव तरल पदार्थ है जिसमें एक रक्त कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा कण ही रक्त की कण शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। और रक्त के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से दोस्तों हमारा रक्त जो लाल होता है। और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेके कौन घूमता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर ही आपका देखिए ऑक्सीजन लेके घूमने की क्षमता है, वो सब जगह जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए वैधानिक तरलता अनुपात जिसको बोलते हैं, दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखती है। ठीक है, शुद्ध मांग और समय देताओं का हिस्सा जिसे एक बैंक को सुरक्षित और सरल संपत्ति बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, वैधानिक सरलता अनुपात कहलाता है। जैसे कि नकदी, सोने और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए तो बैंक जो है अपना पैसा सरकार के पास रखती है इसी के माध्यम से। हिंडरबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? अभी मैं सारा बता दूंगा आपको ना। जैसे अब इंडिया पाकिस्तान में क्या है? मैकमोहन ना, रेड क्लिफ है, कंफ्यूजन नहीं, CJ रेड क्लिफ। इंडिया पाकिस्तान में रेड क्लिफ, इंडिया चाइना में है आपका मैकमोहन। जर्मनी पोलैंड हो जाएगा। और ये तो हमारा चैनल है कौन सा, 39 है कि 38 है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में दोस्तों आपका है हिंडनबर्ग रेखा। अब देखते हैं एक बार, देखिए मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चाइना के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंट रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में है। हिंडरबर्ग रेखा दोस्तों जर्मनी और पोलैंड में है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया, यही इसका आंसर हो जाएगा, 38वीं है। 49वीं देखिए समानांतर रेखा जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिण वियतनाम है। देखिए मैगिनॉट या फिर जो कि सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, और देखिए जो कि मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। ये सारे रेखाएं बार बार पूछे गए हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, अरुंधति राय। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, 1997, ठीक है, में यह पुरस्कार जीता। वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के हैं जो कि सग्गी बेन, उनको मिला था 2020 में। सर विलियम जॉन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। जितने भी मैंने संगठन है, आंदोलन है, वो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो करा दिया, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये है आपका 1784 में एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों स्थापना किया था सर विलियम जॉन्स ने। ठीक है, एशिया महाद्वीप में ज्ञान व इसको देखिए ज्ञान व अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में हुई थी। कलकत्ता में देखिए फोर्ट विलियम है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियर की क्षमता होती है? जीन क्रांति, जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। वैश्वीकरण, रक्तहीन क्रांति, हरित क्रांति, जीन क्रांति। तो यहाँ पे देखिए जीन क्रांति से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, किसी जीव के जीनोम में हस्तक्षेप करके उसे परिवर्तित करने की क्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग करके कृषि, प्रजनन, संचार प्रणाली आदि में किया जा रहा है। कृषि में इस तकनीक का प्रयोग करके हाइब्रिड फसल वाले पौधे का विकास किया जा रहा है।
वहीं पशु प्रजनन द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल रही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली में बना है? तो गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया आपका गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? मुंबई में है ना। ब्रिटिश सम्राट किंग्स जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत में स्वागत करने के लिए उनके बनवाया गया था, जो कि गुजराती शैली से प्रभावित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई में। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं किण्वन। किस विधि से होता है? तो किण्वन होता है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने के विभाग लोग किण्वन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में कवक शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें देखिए विली बोलते हैं। विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है दोस्तों, हम लोग बोलते हैं विली। विली याद रखेंगे, ठीक है। नादिर शाह ने डैश भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की? दोस्तों, ये था 1739 में, ठीक है। 1739। 1761 में क्या था? पानीपत का तृतीय युद्ध था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, नादिर शाह भारत का शासक था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह और मुगल सेना के मध्य में यह युद्ध करनाल का युद्ध कहा जाता है। नादिर शाह देखिए, बाल्यावस्था का नाम उसका नादिर कुली था। नादिर शाह मुगल सम्राट के समय भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल सम्राट शाह मयूर सिंहासन को उठा ले गया था, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आज की क्लास थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हमारा 34वां क्लास था। इसके पहले के सभी क्लासेस जरूर देखिएगा। आप कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। सब लोग कमेंट करके बताया करो यार कि कैसा लग रहा है, सही है कि नहीं है। और करंट अफेयर्स भी ऐड करता हूँ, जीके भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके कंप्यूटर के प्रश्न सबका मिक्सअप करके ला रहा हूँ। प्लस मैं एक्स्ट्रा डिटेल भी दे रहा हूँ कि आपको लगे ही ना कि मतलब इतना मेहनत करो। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे मैं आने वाले समय में और भी परिवर्तन करूंगा। अभी तो ये क्लास आपके लिए जरूरी है। अपकमिंग बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। ई बुक में दोस्तों ये जीके वाला ई बुक मोस्ट रिकमेंडेड है। आप सभी लोग को दोस्तों लेना है, रिवीजन करते रहिए, मैथ का लेके प्रैक्टिस करते रहिए। स्टैटी जीके का है। आपको बहुत सारे ई बुक और मिल जाएंगे इसमें। आपके यूजफुल टेस्ट सीरीज भी आ गया है। पेड कोर्स वाले सेक्शन में दोस्तों ये जीके का कोर्स है, इसे सब लोग ले लेना, पढ़ना, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से कर रहा हूँ। खोल के देखोगे आपको समझ आ जाएगा क्या क्या कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जब जाओगे ऐप के, तब आपको दिखेगा। तो 100% दोस्तों मैं अपना पूरा दूंगा इसमें, 100%, कि आपको इससे फायदा हो, ऐसा ना लगे कि अरे क्या ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पूरा जान लगाऊंगा इसके लिए। अभी 1 महीने 1.5 महीने का समय है, मैं खत्म कर दूंगा। बाकी ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत है, इस नंबर पर रेलवे एग्जाम लिख के भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।